कल हमने कार्यशील पूंजी की अवधारणा के बारे में बात की थी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बातचीत की थी, और जिसमें पहली जो अवधारणा हमारे सामने निकल कर के आई थी वो था चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा, ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है वो सामान्य कंसेप्ट जो वर्षों से चला आ रहा है, जिसका उपयोग आज भी कुछ व्यवसायियों और व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग समय समय पे विभिन्न प्रकार के पूंजी की गणना के लिए किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हम दिखाते हैं, उन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के आधार पर देखा जाता है कि ये हमारी कार्यशील पूंजी है और इसका सीधा सीधा मैनेजमेंट है। परंतु जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, और वर्तमान में जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है कि जो परंपरागत अवधारणा या चिट्ठा अवधारणा वो इतनी कारगर नहीं है जिससे कि कार्यशील पूंजी के बारे में स्पष्ट हो सके, क्योंकि उसमें कार्यशील पूंजी के बारे में सिर्फ यही बताया गया है कि जो चिट्ठे में या बैलेंस शीट में जो आप विभिन्न प्रकार के चालू दायित्व और चालू संपत्तियों का वर्णन करते हो वो ही कार्यशील पूंजी है। और उस कार्यशील पूंजी को दो भागों में बांटते हुए हमने ये कहा कि ये शुद्ध कार्यशील है और ये सकल कार्यशील, सकल कार्यशील पूंजी है, और ये शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में चर्चा की थी। परंतु और आधुनिक जो विचारधारा को लेकर चलते हैं, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि फिर आधुनिक विचारधारा कौन सी होगी, और आधुनिक विचारधारा की बात जब हम करते हैं तो हमारे सामने आती है बात ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट, परिचालन चक्र अवधारणा। व्यवसाय जब शुरू किया जाता है, व्यवसाय को जब शुरू करते हैं तो उसके बारे में प्लानिंग की जाती है, उसके बारे में नियोजन किया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें कार्यशील पूंजी की होती है, वर्किंग कैपिटल की होती है। तो वर्किंग कैपिटल कैसी होगी, इस कंसेप्ट को लेकर के जब हम चलते हैं तो एक बात दिमाग में आती है निकल करके कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो परिचालन चक्र है, उसके आधार पे भी कार्यशील पूंजी की गणना की जाती है। और परिचालन चक्र क्या होगा और कैसा होगा, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कच्ची सामग्री के क्रय से लेकर के नकदी में परिवर्तित होने तक जो डायग्राम चलता है, जो विभिन्न प्रकार के फाइनेंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं, उन समस्त स्टेप्स को हम शामिल करते हैं इस मामले में। और इस विभिन्न स्टेप्स को जब शामिल करते हैं तो हमें ये रिजल्ट निकल कर के आता है कि हमारी कार्यशील पूंजी की स्थिति ये रहेगी, इस तरह से रहेगी। ये प्लानिंग ऑपरेटिंग साइकिल में की जाती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट जो है वो ये बताता है कि हमने जो वस्तु क्रय की है उसके पुनः विक्रय तक, यानी क्रय से विक्रय के बीच में एक लंबी चौड़ी जो प्रणाली है, एक लंबा चौड़ा जो सफ़र है, वो व्यवसायी तय करता है। इस सफ़र को पूर्ण करने के लिए जिन साधनों की उसे आवश्यकता पड़ती है, उस साधन को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो उस सफ़र के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यवसायी जैसे ही व्यवसाय शुरू करता है तो वो कैश की बात करता है, रोकड़ की बात करता है। रोकड़ के बारे में बात करता है तो उस लिक्विडिटी जिसको हम कह सकते हैं, कैश जिसको हम कह सकते हैं, तो वो कैश वो इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, और धन इकट्ठा करके वो माल खरीदता है। और माल खरीदने में उसे
सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में माल बेचना पड़ेगा, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज हैं, उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जितने भी ऑयल मिल हैं, या जितने भी दाल मिल हैं, सामान्य उदाहरण ले रहे हैं हम, जितने भी दाल मिल हैं, जितने भी तेल मिल हैं, उन सब के लिए दाल मिल है उसके लिए पल्सेज जो हैं यानी दलहन जो है वो सारा का सारा कच्चा माल होगा। और इसीलिए तेल मिल जितनी भी हमारे यहाँ संचालित होती हैं उनके लिए तिलहन, जिन सीड्स से हम तेल निकालने का प्रोसेस पूरा करते हैं वो कच्चा माल हो। तो जैसे ही उसके पास जो धन होगा उस धन के माध्यम से, उस रोकड़ के माध्यम से बाजार के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से वो माल क्रय करता है और उस माल को कच्चे माल के रूप में अपने यहाँ प्राप्त करता है। और कच्चे माल के रूप में जैसे ही वो प्राप्त करता है तो उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। रोकड़ से जो उसके पास धन था वो धन बदल गया किसमें, कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं। तो रॉ मटेरियल में इकट्ठा करता है वो, फिर उस रॉ मटेरियल को आगे बढ़ाने के लिए वो अर्ध निर्मित माल यानी वर्क इन प्रोग्रेस की बात हम कर सकते हैं, या ऐसा माल जो वर्क इन प्रोग्रेस है या अर्ध निर्मित है या वर्क इन प्रोसेस है। जैसे कोई भी वस्तु आपने कच्चे माल के रूप में इकट्ठी की और उस चीज़ को प्रोसेस में डाला, जैसे तिलहन को आपने प्रोसेस में डाला या दलहन को आपने प्रोसेस में डाला, तो पहले उसको जो भी प्रोसेस है जैसे भिगोना है, फिर उसके अलग अलग 2 पीस करने हैं और उसके पश्चात में उसको साफ़ करना है और साफ़ करने के पश्चात में उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयार करना है, फिर उसकी पैकिंग करनी है। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो जो भी जिस प्रकार का भी इंडस्ट्री और व्यवसाय है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो तिलहन इंडस्ट्रीज हो और चाहे वो दलहन इंडस्ट्रीज हो, तो उन सब में किसी में कॉटन आता है कच्चे माल के रूप में। जैसे कोई लकड़ी का व्यवसाय करने वाला है तो उसके पास लकड़ी जो है, जंगल से जो लकड़ी आएगी वो काट करके लाएगा, वो कच्चा माल हो जाएगा, फिर उसके पश्चात में फर्नीचर बनेगा। या विभिन्न प्रकार के जो भवन निर्माण है उसमें कच्चा माल क्या हो जाएगा, जो सीमेंट है, बजरी है, कंक्रीट है, ये कच्चा माल हो जाएगा। फिर प्रोसेस शुरू होगा तो भवन निर्माण पूरा हो जाएगा, फिर उसकी फिनिशिंग होगी। तो निर्माण शुरू होने से लेकर के फिनिशिंग के बीच में एक प्रोसेस और होता है, वो है अर्ध निर्मित या वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस। ये तो रॉ मटेरियल हो गया, ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, यानी अभी वो फाइनल नहीं है, अभी वो माल फाइनल नहीं है। तो क्या है, वो कच्चा माल भी नहीं है। जो फाइनल नहीं है वो कच्चा माल भी नहीं है, तो बीच की प्रोसेस है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो अर्धनिर्मित प्रोसेस में है, अभी वो फिनिश्ड भी नहीं हुआ और रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो हम उसको अर्धनिर्मित माल कहेंगे। इसमें कुछ समय लगता है, उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी समय लगता है प्रोसेस होने में, वो समय व्यवसायियों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा खर्च किया जाता है। फिर उसके पश्चात में माल तैयार हो जाता है, माल की पैकिंग शुरू हो जाती है, माल का बिल्कुल फिनिश स्थिति में आ जाता है, निर्मित माल जिसको हम कह सकते हैं। पहले वाला अनिर्मित माल था, फिर दूसरे वाला निर्मित माल होगा जिसको फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। निर्मित माल अंतिम प्रोसेस जिसका पूरा हो जाता है, फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए वो तैयार गोदामों में रखा जाता है या अपने स्टोरेज के जो भी स्थान हुआ उनको रखा जाता है। तो स्टोरेज में जहाँ माल रख दिया, इसकी अगली जो क्रिया है वो विक्रय की होगी। हमने जैसा लिख रखा है विक्रय होगा, निर्मित माल होगा तो विक्रय होगा। विक्रय होगा तो 2 प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। पहली, विक्रय होगा तो वो देनदार के रूप में होंगे या फिर वो कैश प्राप्त करेंगे। तो देनदार के रूप में होंगे तो इसमें कुछ समय लगेगा। देनदार का मतलब डेटर्स जिसको कह सकते हैं, या बिल्स की बात कर सकते हो। तो प्राप्य बिल जो है ये इसमें आ सकता है। तो जो कैश में धंधा करता है उसको तो रोकड़ मिल जाता है, और जो डेटर्स के रूप में आता है उसको समय लेना मिलता है, उसको रोकड़ में परिवर्तित होने के लिए। जैसे मान लीजिए माल बेचा आपने और इसने इसके साथ भुगतान 5 दिन में या 10 दिन में दूंगा, तो ये रोकड़ में परिवर्तित होगा, तो फिर प्रोसेस पूरा हो गया। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है, सामान्य रूप से ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है जो सामान्य तौर पे एक इकाई को या आधार इकाई की प्रोसेस को पूरा करता है।
यानी प्रोसेस क्या है, रोकड़ होगी, रोकड़ से कच्चा माल होगा, कच्चे माल से अनिर्मित माल होगा, अनिर्मित माल से निर्मित माल होगा और निर्मित से विक्रय होगा और विक्रय से देनदार होंगे, देने वाले होंगे और उससे फिर रोकड़ प्राप्त होगा। तो ये एक साइकिल चलती है और इस साइकिल को पूरा करने के लिए हमें कुछ अवधि की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अवधि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए रोकड़ से कच्चा माल खरीदने में आपको 2 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी लगे वो हो गया, फिर कच्चे माल से अनिर्मित माल में आपको 5 दिन 7 दिन लगे, 10 दिन लगे वो हो गया, फिर अनिर्मित से निर्मित माल को तैयार करने में आपको 15 दिन लगे, निर्मित माल को विक्रय करने में आपको 10 दिन 15 दिन लगे, जो भी लगा समय वो समय हो गया। और विक्रय में देनदार या इनसे रोकड़ मिलती है तो सीधा यहाँ जाएगा और देनदार होंगे तो इनके बीच में भी समय मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये कि एक पूरी साइकिल करने के लिए आपको कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी 50 दिन अलग अलग समय की आवश्यकता पड़ती है। उस अलग अलग समय को पूरा करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कितना धन चाहिए, इस प्रोसेस के लिए कितना धन चाहिए, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और ये प्रोसेस पूरा होगा तो आपको कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि एक इकाई को व्यवसाय में खरीदने से लेकर के बेचने तक का जो प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस में लगने वाले समय और उसमें लगने वाले धन के बारे में जानकारी ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट में की जाती है, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट में की जाती है। और जितना समय लगता है उसके आधार पे इस पे धन की गणना हम सामान्य तौर पे करते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये जो दूसरा कंसेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का, दूसरा जो कार्यशील पूंजी की अवधारणा है, परिचालन चक्र अवधारणा जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा कारगर, ज़्यादा अच्छी मानी गई है। इसीलिए इसको वैज्ञानिक विधि कहा गया है, जिसकी गणना हम आगे चल के और भी विस्तृत रूप से करेंगे। परंतु ये दूसरी कंसेप्ट है जो हमारा आज का